नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं होगी और सभी अटकलों को खारिज करते हुए पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अब शांति नहीं, यूक्रेन में विनाश होगा। मतलब साफ है कि अभी जितने हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं उसमें तेजी आने वाली है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस पर पलटवार के लिए तैयार है। उधर नेटो पर बड़े रूसी हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। सभी खबरों पर होगी बात और सबसे पहले बड़ी खबर, क्योंकि वॉर जोन में यूक्रेन का प्रहार जारी है। कई मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह हो गए हैं। उत्तर कोरिया के दिए डिफेंस सिस्टम भी तबाह। ये पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां आपको बता दें बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन का प्रहार जारी है और कई मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। उत्तर कोरिया के दिए डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। और यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, एक और बड़ी खबर है। इस हमले में यूक्रेन के वेपन डिपो को कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर देखिए। बड़ा दावा किया जा रहा है कि रूस के विध्वंसक हमले जारी हैं। यूक्रेन पर हुए हमले की एक और तस्वीर, और इसी हमले में यूक्रेन के वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार, जहां आपको बता दें रूसी बमबारी से राडिन्स्कोय दहल गया है और हमले के यूक्रेनी सेना के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया है हमले में। एक बार फिर से बता दें, ये एक और बड़ी खबर है जहां दोनों तरफ से हो रहे हमलों के बीच बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ये रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार, जहां यूक्रेनी सेना के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। रूस के यूक्रेनी शहरों पर भीषण हमला, जहां रूसी सेना रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया और हमले में कई इमारतों में भारी नुकसान पहुंचा। Ебануло, блядь. Пизда, нахуй. रूस के लगातार हो रहे हमलों में कैसे यूक्रेन के कई शहर दहल गए। रूसी हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गई और हमले के बाद कई इमारतों में लगी आग की ये तस्वीरें सामने आई। इस बीच यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है पुतिन। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के साथ समझौते को पुतिन ने खारिज किया है और यूक्रेन से नहीं होगी शांति की बात। पुतिन की तरफ से यह साफ कर दिया गया। जहां आज के इस हालात में शांति को देखते हुए क्या कोई समझौता हो सकता है, क्या कोई बातचीत संभव है, ऐसे में यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में पुतिन है, क्योंकि यूक्रेन के साथ समझौते को लेकर पुतिन ने खारिज कर दिया है कि यूक्रेन से कोई शांति की बात नहीं होगी। जिससे साफ है कि रूस वर्सेस यूक्रेन शांति नहीं, सिर्फ विनाश। क्योंकि यूक्रेन से समझौते पर पुतिन का यह बयान, यूक्रेन के साथ कोई युद्ध विराम नहीं, यूक्रेन से नहीं होगी शांति की बात। समझौते पर दोनों देशों की मांगे अलग। अब तक हुई वार्ता से समझौता नहीं हो सका, सिर्फ कैदियों के आदान प्रदान पर ही सहमति बनी है। ऐसे में मायने यह है कि यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला रूस कर सकता है और राजधानी कीव पर बड़ी बमबारी भी मुमकिन है। पुतिन का ऑपरेशन यूरोप तब शुरू होगा जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा और यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन और मूवमेंट रोकने के लिए पुतिन की सेना ने निप्रो मिशन को भी लॉन्च कर दिया है। अब निप्रो पर जबरदस्त बमबारी की गई। रूस के इस्कैंडर हमलों में यूक्रेन में एक और बड़ा नरसंहार हो गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर पुतिन का ये निप्रो प्रोजेक्ट है क्या? अगर ये सफल रहा तो यूक्रेन की हार क्यों और कैसे तय हो जाएगी? सीज़फायर के बाद इजराइल ईरान युद्ध की आग फिलहाल शांत है, लेकिन उस युद्ध की आग और भी भयावह हो गई है जो 3 साल से अनवरत चल रहा है, जिसे ट्रंप भी अब तक नहीं रुकवा सके। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गई है। यही वजह है कि रूसी फौज अब निप्रो से लेकर कीव तक जबरदस्त हमले कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना जून के अंत तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर विजय का परचम लहरा सकती है।
पुतिन और उनकी सेना का प्रयास यही है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद जुलाई में रूस का कीव विजय अभियान शुरू हो सकता है। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुतिन सेना ने यूक्रेन के सैन्य और औद्योगिक हब नीप्रो प्रांत पर जबरदस्त बमबारी की। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से निप्रो में एक दो नहीं बल्कि कई जबरदस्त विस्फोट हुए। इन धमाकों से यूक्रेन का यह प्रांत पूरी तरह दहल गया। रूस ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो नीप्रो ट्यूब प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के मिसाइल विस्फोट से नीप्रो में कुल 3 फैक्ट्रियां मलबा बन गई। रूसी एयर स्ट्राइक में कई घर बर्बाद हो गए। रूसी मिसाइलों ने एक पैसेंजर ट्रेन को भी हिट किया। इस हमले से नीप्रो में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। नीप्रो में रूस के हमले की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 300 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। सिर्फ नीप्रो ही नहीं बल्कि रूस ने पूरे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमलों में 25 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा मौतें नीप्रो में हुई। सवाल यही है कि आखिर रूस ने नीप्रो प्रांत पर इतने भीषण हमले क्यों किए? पुतिन का नीप्रो प्लान क्या है? क्या नीप्रो की विजय का गेट खोलेगा? क्या इसीलिए रूसी सेना नीप्रो को पूरी तरह से जला रही है? रूस की स्कंदर मिसाइल यूक्रेन के लिए काल बनी हुई है। यूक्रेन में तैनात अमेरिका और नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोक नहीं पा रहे। यही वजह है कि यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल लगातार बड़ा और भयावह होता जा रहा है। रूसी सेना ने नीप्रो के साथ साथ यूक्रेन के करीब 1 दर्जन शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। शहर अलग हो सकते हैं लेकिन तबाही की तस्वीर कमोबेश एक जैसी है। नीप्रो के बाद रूस ने सबसे भीषण हमला कीव में किया। कीव में रूसी विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। कीव में रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के एक हथियार डिपो को भी जला दिया। रूस ने इतना भीषण हमला किया कि कीव में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। खार्किव में रूस ने भीषण हमला करते हुए 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के कमांड और कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया। फ्रंट लाइन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी सेना ने 24 घंटे में डोनेट्स्क के कई किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क में रूस के जबरदस्त हमलों में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 220 सैनिक मारे गए। विस्फोट में 8 स्टारलिंक स्टेशन जल गए। पुतिन और उनकी सेना का लक्ष्य साफ है। सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना, फिर रूस की सुरक्षा के लिए चेरनिहिव, सुमी और खार्किव में सिक्योरिटी जोन बनाना।
इसके बाद कीव पर धावा बोलकर कब्जा करना। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में जब तक अपने सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक विनाश नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ओडेसा में रूस के विध्वंसक हमलों को लेकर खबर, जहां हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी। तस्वीर भी आपके सामने थी। इमारतों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से इमारत में मौजूद बच्चों को और महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। ओडेसा की ये तस्वीरें हैं जहां रूस की तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं और इन्हीं हमलों के बीच इमारतों से लोगों को बंकर्स में शिफ्ट किया जा रहा है। हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी और इस बीच इमारत के बाकी हिस्से में फंसे लोगों को भी जल्द निकालने की कोशिश की गई। अब ओडेसा में रूस की भीषण बमबारी, एक और बड़ी खबर है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला बोला गया है और इसी हमले में सेना की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त है। और यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, एक और बड़ी खबर है। गर्मियों में विध्वंसक हमले की ये बड़ी तैयारी, जहां हमले से पहले रूस की मदद उत्तर कोरिया करेगा और दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। यानी आने वाले वक्त में, गर्मी में, पुतिन क्या यूक्रेन पर अंतिम प्रहार करेंगे? फिलहाल इसको लेकर दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ी खबर और दावा ये कि हमले से पहले रूस की मदद उत्तर कोरिया करेगा और ये गर्मियों में विध्वंसक हमले की बड़ी तैयारी है। फिलहाल डिटेल इंफॉर्मेशन इस बारे में ये कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की ये बड़ी जंगी तैयारी और जुलाई और अगस्त में विध्वंसक हमले का ये प्लान। गर्मियों में सुमी और खार्किव पर कब्जे का प्लान तैयार है। हमले में उत्तर कोरिया की सेना रूस की मदद करेगी। जंग में सैनिक और हथियार किम जोंग भेजेंगे। जंग में करीब 6000 सैनिक उत्तर कोरिया भेजेगा और यही बड़ा दावा फिलहाल दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस की तरफ से किया गया है। अब यूक्रेन युद्ध की आग हर बीतते दिन के साथ भयावह तो होती जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को जख्म भी दे रहे हैं, लेकिन अब पुतिन और किम जोंग की बड़ी साजिश भी सामने आई है। अगले 2 महीने में पुतिन यूक्रेन के 2 और प्रांत पर कब्जा करना चाहते हैं और पुतिन ये लक्ष्य हासिल कर सके, इसके लिए किम ने अपनी सेना भी कर दी है रवाना। लेकिन सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन के वो कौन से 2 प्रांत हैं जिस पर रूसी कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की जंग में एक बार फिर से किम जोंग की एंट्री हो गई। इस बार पुतिन किम जोंग की मदद से यूक्रेन के 2 प्रांतों पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन और किम के टारगेट पर रूस के सुमी और खार्किव। युद्ध में उत्तर कोरिया की सेना और हथियारों के आने से यूक्रेन का क्या हश्र होने जा रहा है, ये हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले रूसी फौज यूक्रेन में जो जबरदस्त हमले कर रही है उसे देखिए। खमेलनित्स्की में रूस ने किंजल मिसाइल से यूक्रेन की एयरफील्ड पर कई विस्फोट किए। सुमी में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी। सुमी में ही रूस ने यूक्रेन के सर्विलांस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को मलबे में बदल दिया। डोनेस्क में रूस ने भीषण हमला करते हुए 2 इलाकों पर कब्जा जमा लिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। चेर्निहिव में रूसी हमले की वजह से कई इमारतें तबाह हो गईं। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई तो भड़की यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर ड्रोन से जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेन ने बेलगोरोड से लेकर ब्रियांस्क और कुर्स्क तक धावा बोला। यूक्रेन ने बेलगोरोड में हमला कर रूस के तेल डिपो को तबाह कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के एक ठिकाने को बर्बाद कर दिया।
ब्रियांस्क में यूक्रेनी हमले से रूस का मिसाइल और तेल डिपो भस्म हो गया। लुहांस्क में यूक्रेन ने 15 ड्रोन से विस्फोट कर रूसी सेना के हथियारों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट ने मिसाइलें बरसाकर रूस के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। सूमी में यूक्रेन ने उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जिसमें रूसी सैनिक छिपे हुए थे। इस बीच यूक्रेनी सेना अध्यक्ष सिर्स्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी फोर्स ने सूमी में रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया है। सूमी में रूस को झटका पहुंचा तो पुतिन ने किम जोंग की मदद लेनी शुरू कर दी। दक्षिण कोरिया के मुताबिक रूस यूक्रेन के खिलाफ जुलाई और अगस्त में बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है। जुलाई और अगस्त में सूमी और खार्किव पर कब्जे का प्लान है। इसके लिए किम जोंग सैनिक और हथियार भेजने जा रहे हैं। किम जोंग की मदद से पुतिन यूक्रेन के 2 और प्रांतों पर रूसी झंडा फहराना चाहते हैं। पुतिन और किम ने इस खतरनाक प्लान पर काम करना तब शुरू किया जब ट्रंप ने यूक्रेन के बजट में कटौती का ऐलान कर दिया। ऐसे में यूक्रेन और कमजोर हो जाएगा और पुतिन अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर हमला। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना ने मिसाइल अटैक किए हैं और यूक्रेनी बमबारी में रूसी ठिकाने कैसे तबाह हुए उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने मिसाइल अटैक किए हैं और यूक्रेनी बमबारी में ही रूसी ठिकानों को तबाह करने का दावा। अगली बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार, जहां यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी हमले में सेना के ठिकानों को तबाह कैसे किया गया वो तस्वीर आपके सामने, जहां यूक्रेन पर यह भीषण प्रहार रूस की तरफ से किया गया। यूक्रेनी ठिकानों को, यूक्रेन की सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया। और नेटो को लेकर पुतिन की बड़ी तैयारी। आपको बता दें, नेटो पर हमले की तैयारी में पुतिन जुटे हैं और जर्मन अखबार बिल्ड का यह बहुत बड़ा दावा है। हर साल 2 लाख सैनिकों की भर्ती भी रूस कर रहा है और रूस की इसी तैयारी को नेटो को लेकर पुतिन की बड़ी तैयारी माना जा रहा है। नेटो पर हमले की तैयारी में पुतिन, इसके कई बार संकेत मिल चुके हैं, लेकिन अब जर्मन अखबार बिल्ड ने इसको लेकर दावा यह किया है कि रूस हर साल 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहा है। रूस की इन्हीं तैयारी को देखते हुए बड़े सवाल कि क्या नेटो पर हमला करेगा रूस। अब जर्मन अखबार की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, नेटो पर हमले की तैयारी को लेकर रूस को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी तैयारी माना जा रहा है। और रूस में हमले की भी जिस तरीके से बड़ी तैयारी चल रही है, हर साल 2 लाख सैनिकों की रूस भर्ती कर रहा है। रूस के पास अभी करीब 15 लाख सैनिक हैं। पश्चिम के खिलाफ रूस की इसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है और अगर यूक्रेन हार गया तो बहुत गलत होगा। आने वाले दिनों में रूस और ज्यादा मजबूत होगा। रूसी सेना में लाखों यूक्रेनी भर्ती हो जाएंगे और रोजाना होने वाले नुकसान से भी रूस पर कोई असर नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या नेटो पर हमले की रूस की ये बड़ी तैयारी है। अब रूस ने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। पुतिन के गुरु और राजनीतिक सलाहकार अलेक्जेंडर दुगीन ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, बस इसे समझने की जरूरत है। पुतिन के करीबी पत्रकार ने यूरोप पर एटमी हमले की धमकी दी है और इसके बाद ब्रिटेन के एक्सपर्ट सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जनता को बताया जाए कि हमले के दौरान आत्मरक्षा के लिए क्या करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूरोप के कई देश और अमेरिका के 15 शहरों पर टारगेट फिक्स भी कर दिए हैं। अब नेटो रूस से बचने के लिए क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट से जानिए। तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। बल्कि रूस ये मान चुका है कि वो शुरू हो चुका है।
इसीलिए रूस ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और इसके साथ ही अपने टारगेट फिक्स कर दिए हैं। युद्ध छिड़ा तो रूस ने अमेरिका के 15 शहरों पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके साथ ही यूरोप के 15 देशों पर एक साथ हमले किए जाएंगे। पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि रूस को लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। वो वक्त आ चुका है जब यूरोप को रूस की परमाणु शक्ति का एहसास करा दिया जाए। रूस ने यह चेतावनी नेटो की हेग समिट के बाद जारी की है। इससे यूरोप में तनाव बढ़ चुका है, खासकर ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन को रूस अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर चुका है और जंग छिड़ी तो सबसे पहले हमले वहीं किए जाएंगे। ऐसे हालात में ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार को गाइडलाइंस जारी कर देनी चाहिए। जनता को बताया जाए कि परमाणु हमला हुआ तो जान बचाने के लिए क्या करना है। अब से पहले फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे नागरिकों के लिए ऐसी गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। यूरोप परमाणु खतरे को वास्तविकता की तरफ बढ़ता देख रहा है और इसीलिए 2 दिन हेग में नेटो के सदस्य देशों ने सुरक्षा पर मंथन किया। नेटो देशों ने रक्षा बजट अपनी जीडीपी का 5% करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसे सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। पोलैंड ने कहा है कि यूरोप को परमाणु प्रतिरोध शक्ति बढ़ानी चाहिए। नेटो के परमाणु हथियार दूसरे सदस्य देशों के साथ साझा किए जाएं। नेटो सदस्य हर देश की जमीन पर न्यूक्लियर हथियार होने से रूस का मनोबल कमजोर होगा। इसके साथ ही नेटो देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर जोर दिया है, क्योंकि ईरान इजराइल की जंग में सब देख चुके हैं कि भविष्य का युद्ध मिसाइलों और ड्रोन से ही होगा। पहले या दूसरे विश्व युद्ध की तरह सेनाएं किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं जाएंगी। मिसाइलों को सिर्फ डिफेंस सिस्टम से रोका जा सकता है। इसलिए नेटो देश डिफेंस सिस्टम को एडवांस बनाने की तैयारी में जुटे हैं। उधर अमेरिका ने भी अपना रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने यूएस कांग्रेस में रक्षा बजट बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। अमेरिका का रक्षा बजट $1 ट्रिलियन यानी 85 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका के इतिहास में यह सबसे ज्यादा डिफेंस बजट होगा। उधर रूस ने कहा है कि नेटो की तैयारी से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नेटो देश कितनी भी तैयारी कर लें, रूस को हरा नहीं पाएंगे। अरब से लेकर यूरोप तक तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और आने वाले हर दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एस्टोनिया में F-35 फाइटर जेट की तैनाती। F-35 रूस से जुड़ी सीमाओं पर पेट्रोलिंग करेगा। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम F-35 रूस ने बताया नेटो का उकसाने वाला कदम। तो एस्टोनिया में F-35 जिसे रूस ने नेटो का उकसाने वाला कदम बताया है, क्योंकि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम F-35 को लेकर खबर ये कि ये रूस से जुड़ी सीमाओं की निगरानी कर सकेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान इजरायल के बीच का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है और ट्रंप ने अब मान लिया कि रूस को रोकना आसान नहीं है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के साथ ही एक बड़े इलाके पर कब्जे के लक्ष्य से लड़ रहे हैं, इसलिए इस महत्वाकांक्षा के लिए जारी लड़ाई को रोकना मुश्किल हो रहा है।
यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान जारी है। डोनेस्क में रूस की सेना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक बार फिर नए इलाके पर रूसी सेना ने अपना झंडा लगाकर जीत का दावा किया है। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी सेना का अभियान बेहद तेज है। लेकिन अब नेटो समिट के दौरान यह साफ हो गया है कि अमेरिका रूस को लेकर अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करने जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रोकना बेहद मुश्किल है। पुतिन के यूक्रेन से अलग क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। रूस यूक्रेन जंग रोकना दूसरे युद्धों से अधिक कठिन है। रूस के मसले पर ट्रंप का रुख नेटो से बिल्कुल अलग था, लेकिन अब ट्रंप की सोच बदल चुकी है। ट्रंप समझ चुके हैं कि पुतिन का लक्ष्य जमीन पर कब्जा करना है और इसका दायरा यूक्रेन से भी बाहर जा सकता है। ISW के आकलन के मुताबिक रूस नेटो से भविष्य में संघर्ष की तैयारी में है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश भी टारगेट पर हैं। शांति वार्ता में आगे न बढ़ने की वजह यही है। दावा किया जा रहा है कि बड़े युद्ध की तैयारी की वजह से ही रूस मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। चीन, बेलारूस और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर रूस एक बड़ी प्लानिंग की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अब माना जा रहा है कि ट्रंप रूस को लेकर नई रणनीति बनाएंगे। नेटो यूएस का मतभेद भी कम होगा। यूक्रेन को लेकर नेटो बड़े फैसले ले सकता है। रूस के विस्तारवादी सोच का अंदाजा ट्रंप को हो चुका है। अब तक ट्रंप यूक्रेन को युद्ध में मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि अब यूरोप से मिल रही मदद का समर्थन अमेरिका भी करेगा। इस बीच यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस भी जासूसों के जरिए टारगेटेड हमले करवा रहा है। कीव में अचानक एक मोपेड में ब्लास्ट हुआ। यह वाहन अजोव बटालियन के सैनिक का था। सैनिक बाल बाल बच गया। इस तरह के हमले से साबित हो गया है कि रूस के जासूस पूरे कीव में फैल चुके हैं। फिलहाल यूक्रेन पूरी ताकत से युद्ध में टिका है और माना जा रहा है कि नेटो समिट के बाद यूक्रेन को मजबूती देने वाले फैसले होंगे, जिसमें ट्रंप की भूमिका अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का हमला, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हमले में इमारत ध्वस्त। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक। डोनेस्क में ड्रोन अटैक से तबाही की तस्वीरें सामने आई। डोनेस्क जहां पर लगातार हो रहे हैं हमलों से रूस कैसे यूक्रेन को टारगेट कर रहा है। ये यूक्रेन पर रूस का एक और ड्रोन अटैक। ड्रोन के जरिए डोनेस्क में तबाही। और बड़े पैमाने पर मिसाइल बना रहा है रूस। एक और बहुत बड़ी खबर है, रूस के पास इस वक्त 13,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। शाहिद जैसी मिसाइलें खुद बनाने लगा है रूस और हर महीने 200 से ज्यादा मिसाइलों का उत्पादन। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये खबर रूस की खतरनाक मिसाइलों को लेकर है। रूस की इस खतरनाक मिसाइल फैक्ट्री को लेकर फिलहाल रूस में कैसी और बड़ी तैयारी की जा रही है,
इस रिपोर्ट में क्या दावे किए गए, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। रूस की खतरनाक मिसाइल फैक्ट्री, यूक्रेन से अमेरिका तक टेंशन, क्योंकि बड़ी बात क्या है पहले ये जानिए। बड़े पैमाने पर रूस मिसाइलें बना रहा है और रूस के पास अभी 13,000 से ज्यादा मिसाइल हैं। फिलहाल रिपोर्ट में बड़ी बात क्या है, रूस लगातार मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। रूस के पास अभी 13,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, हर महीने 200 से ज्यादा मिसाइलों का प्रोडक्शन और शायद जैसी मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, स्कैंडर मिसाइल का भी बड़े स्तर पर उत्पादन। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में जिस तरीके से ये बड़े दावे किए गए हैं, आपको बता दें ईरान पर क्या निर्भरता खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब ईरानी शायद मिसाइल की जरूरत नहीं और ईरान के कमजोर पड़ने से ही असर नहीं पड़ेगा। 2024 में ईरान ने फतेह 360 मिसाइल दी है और रूस ने फतेह मिसाइल का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं किया। रूस को फतेह मिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब फिलहाल देखते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में कौन कौन सी रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, क्योंकि अभी तक ये एक बड़ा दावा इस रिपोर्ट के आधार पर किया गया है कि रूस किस तरीके से अपनी मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। अब रूसी मिसाइलों से फिलहाल किस तरीके से तबाही मची है, इसकी एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि RS-28 सरमेट जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यार्ड्स जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, कैलिबर मिसाइल SSN-3O जिसकी रेंज 500 से 2,500 किलोमीटर है, स्कैंडर M मिसाइल 400 से 500 किलोमीटर जिसकी रेंज, साथ ही 1,400 किलोमीटर की रेंज वाली शाहिद मिसाइल जिनका अभी तक इस्तेमाल किया गया है। अब रूस को वॉर जोन से जिस तरीके से हथियारों का जखीरा मिला है, उसको लेकर भी एक खबर है। यूक्रेन सेना के हथियारों को रूस ने कब्जे में ले लिया है और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को ये हथियार दिए थे। और खबर यूक्रेन के खिलाफ रूसी एयरफोर्स के एक्शन को लेकर, जहां वॉर जोन में यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया है। तो फिलहाल ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया है और ये यूक्रेन के खिलाफ रूसी एयरफोर्स का एक्शन। रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन भी है। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन हमला करेगा। रूस की महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जरिए किस तरीके से अब यूक्रेन हमलों की योजना बना रहा है, क्योंकि रूस पर और बड़े हमलों को अब यूक्रेन अंजाम देगा। ऐसे में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का होगा इस्तेमाल। एक बड़ी खबर लॉन्ग रेंज से रूस पर बड़े हमलों को लेकर, जहां यूक्रेनी रक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों की संख्या भी बढ़ा रहा है, लंबी दूरी के ड्रोन भी बढ़ा रहा है यूक्रेन, और रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इसे तैयारी माना जा रहा है। रूस की महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट किया जाएगा। अब बात ईरान इजराइल जंग की करते हैं, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दोबारा बमबारी करने की धमकी दे दी है, जिससे साफ है कि क्या वाकई अब अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस धमकी की वजह ईरान के परमाणु हथियार बनाने की आशंका है। उधर ईरान की तरफ से ट्रंप को संभल कर बयान देने की भी हिदायत दी गई है। इस जबरदस्त हलचल के बीच की एक दिलचस्प जानकारी और सामने आई है। फिलहाल किस तरीके से दोनों तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं और ईरान ने कहा है कि जुबान संभाल के ट्रंप बात करें। ऐसे में ईरान अब न सिर्फ इजराइल और अमेरिका बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस की भी क्या मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है। ईरान जो कुछ करने जा रहा है उससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और ईरान के इस एटमी कदम का कारण यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी IAEA बन सकती है। पहले ईरान और अब रूस ने IAEA पर ईरान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। ईरान ने IAEA के साथ सहयोग करने से ही मना कर दिया है। अब माना यही जा रहा है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर उत्तर कोरिया की तर्ज पर एटमी हथियार बना सकता है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रही है? क्या IAEA महायुद्ध का एटमी सेंटर बनने जा रही है?
क्या अब खामनेई परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलकर किम जोंग की तरह ही एटम बम बनाएंगे? ईरान और उसके साथी रूस का जो रुख है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ईरान के बाद अब रूस ने IAEA को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा आरोप लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने IAEA पर अमेरिका और इजराइल से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सीक्रेट और संवेदनशील जानकारी इजराइल और अमेरिका को दी। इन्हीं जानकारियों की मदद से ही इजराइल और अमेरिका ने ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया। ईरान और रूस IAEA को ही खलनायक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 12 जून को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें ईरान पर परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि यूरोप के नेताओं ने IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी पर ईरान के खिलाफ नकारात्मक रिपोर्ट जारी करने का दबाव बनाया। इसी दबाव की वजह से 12 जून को IAEA ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया। इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला कर दिया। ईरान और रूस का आरोप है कि यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग संस्था IAEA अब निष्पक्ष नहीं रही। अब ईरान ने IAEA के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है। 25 जून को ईरान की संसद में विधेयक पारित करके IAEA के साथ सहयोग से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। ईरान ने अगर ऐसा किया तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच पेंटागन ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का वीडियो जारी कर दावा किया है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह सफल रहा। करीब 1 मिनट का यह वीडियो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जारी किया है। वीडियो में अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरता दिख रहा है। यह कंक्रीट की मोटी छत को चीरकर अंदर जाता दिख रहा है। बंकर बस्टर बम अंदर जाकर जबरदस्त विस्फोट करता है। पेंटागन ने हमले के कई एंगल के वीडियो जारी किए हैं। इसी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो एटमी सेंटर को तबाह कर दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेथ ने यह भी दावा किया कि अमेरिका या इजराइल के पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है कि ईरान ने हमले से पहले ही फोर्डो साइट से यूरेनियम को किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया था। हेग्सेथ का दावा है कि उस वक्त यूरेनियम फोर्डो अंडरग्राउंड साइट में ही थे। लेकिन इजरायली पत्रकार बराक रेविड ने इजराइल के 3 अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि ईरान ने हमले से पहले ही संवर्धित यूरेनियम को फोर्डो और इस्फहान के टनल में शिफ्ट कर दिया है। ये यूरेनियम फिलहाल उन्हीं टनल में है। माना जाता है कि मोसाद का मिशन कभी अधूरा नहीं रहता, लेकिन इस बार खamenei के खात्मे का मिशन पूरा नहीं हो सका और इजराइल ने माना कि खamenei टॉप टारगेट पर थे, लेकिन मोसाद को मौका नहीं मिल सका। अब मोसाद की इस नाकामी के पीछे खamenei का सख्त नियम कायदों वाला प्लान है। कहा तो यह जा रहा है कि खamenei और उनकी सुरक्षा देखने वालों ने ही अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। सबसे पहले खamenei को एक सेफ जगह तक पहुंचाया और उसके बाद सर्विलांस को रोकने के लिए उनके पास से फोन, रेडियो सेट और संचार के तमाम उपकरण हटा दिए गए। मोसाद नाकाम, कहां गए खamenei? सीक्रेट सुरंग का राज, कहां छिपे खamenei? तमाम तकनीक फेल, खamenei का सुराग नहीं। इजराइल ने कई टन बारूद बरसाया, ईरान में धमाकों का दौर चलता रहा, बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए। लेकिन इन सब के बावजूद 2 दावे इजराइल को बेचैन कर रहे हैं। पहला दावा यह कि क्या वाकई ईरान का यूरेनियम सुरक्षित है? अगर हां, तो यूरेनियम कहां है? दूसरा कि कई दिनों की कोशिश के बावजूद खamenei का सुराग क्यों नहीं मिल सका?
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने माना है कि खामनेई टॉप टारगेट थे। खामनेई को मारने की कोशिश होती रही लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इजराइल का ऑपरेशन शुरू होते ही मोसाद ने अपनी दमदार भूमिका निभाई। न्यूक्लियर मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों की लोकेशन निकाली गई। ईरान की सेना के सीनियर कमांडर्स की लोकेशन निकाली गई। वैज्ञानिक, कमांडर्स और एयर डिफेंस को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी बीच मोसाद के तमाम आंकड़े, तमाम फॉर्मूले और तमाम तैयारी एक शख्स की खोज में नाकाम साबित हुई। वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई थे। खामनेई के प्लान ने तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी मात दे दी। खामनेई अचानक अपनी लोकेशन से गायब हो गए। खामनेई का पीछा कर रहे एजेंट्स को कुछ पता नहीं चला। खामनेई के तेहरान के किसी सुरंग में छिपे होने का दावा किया गया। इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया भी ये जानती है कि ईरान की जमीन के नीचे भी एक अलग दुनिया बसती है। यहां मिसाइलों को रखने वाली सुरंगें हैं। यहां ड्रोन का भंडार भी जमीन के नीचे है। न्यूक्लियर ठिकाने भी सुरंगों में मौजूद हैं। मोसाद बरसों से ईरान की सुरंगों का पता लगाने में जुटा है। मोसाद के पास न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों की जानकारी भी है, लेकिन खामनेई अचानक जमीन के किस हिस्से में गए ये पता नहीं चल सका। दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियों की तरह ही मोसाद के पास भी मुखबिरों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मोसाद सेना और ईरानी खुफिया एजेंसी में भी घुसपैठ कर चुका है। मोसाद की दूसरी ताकत हाईटेक तकनीक है, जिसकी बदौलत वो जासूसी से जुड़े कई कारनामे कर चुका है। लेकिन खामनेई की खोज में मोसाद के मुखबिर और जासूसी के तमाम उपकरण और तकनीक फेल हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मोसाद के आगे भी सुप्रीम साबित हुए, तो इसकी वजह है खास गोपनीयता और तकनीकी उपकरणों से खास दूरी। एक